आज हम असगर वजात की 4 बहुत छोटी लेकिन बेहद ताकतवर कहानियों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, ये कहानियां अंतरा भाग 2 से ली गई हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहली नज़र में ये बच्चों की कहानियाँ जैसी लगती हैं। मतलब जंगल हैं, शेर है, हाथी, राजा। सही बात है, बिल्कुल सीधी सादी कहानियां। पर असल में ये हमारे समाज, हमारी सत्ता और जो शोषण का सिस्टम है, उस पर बहुत तीखे व्यंग हैं। तो आज हम इन कहानियों की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता लोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। और ये कहानियां इस सवाल का जवाब बड़े ही अनोखे ढंग से देती हैं। असल में लेखक प्रतीकों का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें सीधे सीधे सत्ता पर टिप्पणी करने में शायद कोई खतरा महसूस होता है। वो जानवरों या राजा की कहानी के पर्दे के पीछे से इंसानी समाज की कड़वी सच्चाई कह जाते हैं। मतलब एक तरह का साहित्यिक कवच। बिल्कुल, एक लिटरेरी शील्ड। तो आज हम इसी कवच के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर पहले हथियार से शुरू करते हैं। पहली कहानी है शेर। शेर। कहानी बहुत सीधी है। एक व्यक्ति है जो शहर के शोर शराबे से तंग आ चुका है और शांति की तलाश में जंगल जाता है। पर वहां उसे एक बहुत ही अजीब नजारा दिखता है। क्या देखता है वो? वो देखता है कि एक शेर है जो शांति से मुंह खोले बैठा है और जंगल के सारे जानवर एक अनुशासित लाइन में खड़े होकर एक एक करके चुपचाप उसके मुंह में चले जा रहे हैं। वो एक गधे को रोकता है तो गधा कहता है, अरे तुम नहीं जानते, शेर के मुंह के अंदर तो हरी भरी घास का मैदान है। वाह। फिर वो एक लोमड़ी से पूछता है तो वो समझाती है, वो शेर का मुंह नहीं, असल में एक रोजगार का दफ्तर है, मैं तो वहां अर्जी देकर आ रही हूं। अच्छा। और एक उल्लू तो इसे स्वर्ग और मोक्ष का दरवाजा ही बता देता है। मतलब हर किसी के पास एक अपनी वजह है। और यही सत्ता का पहला और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है, प्रोपेगेंडा, प्रचार। प्रोपेगेंडा। हाँ, यहाँ शेर कोई जानवर नहीं, बल्कि वो सत्ता या उस व्यवस्था का प्रतीक है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। और उसका खुला हुआ मुंह, वो उस व्यवस्था का फैलाया हुआ झूठे वादों और लालच का जाल है। और देखिए, आकर्षक बात यह है कि हर जानवर को उस जाल के अंदर अपनी जरूरत की चीज दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गधा, लोमड़ी और उल्लू ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतीक हैं। बिल्कुल। गधा आम मेहनत करने वाले लोगों का प्रतीक है। उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। उन्हें हरे घास का मैदान दिखाकर सिस्टम में खींच लिया जाता है। और लोमड़ी? लोमड़ी है समाज का पढ़ा लिखा चालाक अवसरवादी वर्ग। वो शायद जानते भी हैं कि सिस्टम में खोट है, लेकिन नौकरी, तरक्की, बेहतर जिंदगी, इस लालच में वो खुद उस शोषक व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। और उल्लू? उल्लू वाला प्रतीक मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। उल्लू उन लोगों का प्रतीक है जो अंधविश्वासी हैं या जिन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है। उन्हें मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता दिखाकर व्यवस्था अपने साथ मिला लेती है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में भी हम यही देखते हैं। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम के जरिए अलग अलग लोगों को अलग अलग हरे मैदान दिखाए जाते हैं। किसी को टैक्स में छूट का लालच, किसी को बेहतर नौकरी का सपना, किसी को एक काल्पनिक सुनहरे अतीत में ले जाने का वादा। बिल्कुल। प्रोपेगेंडा का तरीका वही है, बस माध्यम बदल गए हैं। यहाँ एक बात और है, जब कहानी कहने वाला व्यक्ति, मतलब जो हमारा नरेटर है, वो इन सब झूठे वादों को नहीं मानता, वो शेर के मुंह में जाने से इनकार कर देता है। हाँ। और जैसे ही वो इनकार करता है, वो शेर जो अब तक अहिंसा और शांति का नाटक कर रहा था, हाँ। वो अपने असली हिंसक रूप में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और यही इस कहानी का असली सार है। सत्ता का उदारवाद और अहिंसा का मुखौटा वो तभी तक रहता है जब तक आप बिना सवाल किए उसकी बात मानते रहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई नागरिक उस व्यवस्था की सच्चाई पर सवाल उठाता है, उसकी वैधता को चुनौती देता है, तो सत्ता अपना क्रूर चेहरा दिखा देती है। वो उस विरोध की आवाज को कुचलने की पूरी कोशिश करती है। तो ये कहानी उस एक जागरूक नागरिक की है जो सिस्टम के झूठ को समझता है, सवाल करता है और आंख मूंद कर भक्ति करने से इनकार कर देता है। तो ये तो हुई सत्ता की बात, जो बाहर से लोगों को लालच और प्रचार के जरिए अपनी व्यवस्था में खींचती है। लेकिन क्या होता है जब शासक लोगों के अंदर से ही उनकी देखने, सुनने और सवाल करने की शक्ति छीन ले? यही हमें अगली कहानी पहचान में देखने को मिलता है। हाँ, पहचान। ये सत्ता के दूसरे हथियार की बात करती है।
सेंसरशिप और अधिकारों का दमन। और मेरे हिसाब से ये कहानी शेर से भी ज्यादा डरावनी है। क्यों? क्योंकि इसमें शोषण बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। कहानी में एक राजा है जो अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अजीब हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? वो कहता है, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। और हैरानी की बात यह है कि लोग मान जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। और इससे राज्य में उत्पादन और काम पहले से भी बेहतर होने लगता है। उत्पादन का बढ़ना ये एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। हाँ, तानाशाह शासक हमेशा विकास और प्रगति का बहाना बनाकर ही लोगों के अधिकार छीनते हैं। वो ये दिखाते हैं कि सवाल करना, देखना, सुनना, ये सब तो विकास की राह में बाधाएं हैं। एक तानाशाह को हमेशा एक ऐसी प्रजा पसंद आती है जो अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, जो बस काम करती रहे। हाँ, जो बिना सोचे समझे बस काम करती रहे, एक मशीन की तरह। और राजा यहीं नहीं रुकता। इसके बाद उसके हुक्म और भी अजीब होते जाते हैं। वो लोगों को हुक्म देता है कि अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डाल लें। अरे बाप रे! और तर्क क्या देता है कि सुनना जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर होंठ सिलवाने का हुक्म देता है क्योंकि बोलना उत्पादन में बाधा डालता है। और हर बार जनता आज्ञा का पालन करती है और उत्पादन बढ़ता जाता है। ये असल में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें एक एक करके छीनने की प्रक्रिया है। आंखें बंद करवाना मतलब सच देखने के अधिकार को खत्म करना। कानों में सीसा डालना मतलब सच सुनने और अलग अलग विचारों को जानने की स्वतंत्रता को खत्म करना। और होंठ सिलवाना मतलब अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी को पूरी तरह से खत्म कर देना। कहानी का अंत तो सच में झकझोर कर रख देता है। सालों बाद खैराती, रामू और छिद्दू नाम के 3 लोग हैं। वो सोचते हैं कि अब तो इतना उत्पादन हुआ है, हमारा राज्य स्वर्ग बन गया होगा। तो वो आंखें खोलते हैं। हाँ, वे आंखें खोलते हैं, पर उन्हें एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखता। उन्हें अपने सामने सिर्फ और सिर्फ राजा ही दिखाई देता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यही तानाशाही का अंतिम परिणाम होता है। जब समाज सच को जानने, सुनने और बोलने की क्षमता खो देता है तो उसकी अपनी सामूहिक पहचान वो खत्म हो जाती है। लोग एक दूसरे से कट जाते हैं, उनका आपसी भाईचारा, उनका समाज, सब कुछ खत्म हो जाता है। वे बस अलग अलग व्यक्ति बनकर रह जाते हैं जिनकी एकमात्र पहचान उनका शासक, उनका राजा बन जाता है। उनकी अपनी पहचान बस राजा के नागरिक होने तक सीमित रह जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि उत्पादन का बढ़ना सच में देश के लिए अच्छा है, भले इसके लिए कुछ अधिकार सीमित करने पड़े? कई शासक आज भी दुनिया में यही दलील देते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और ये कहानी इसी दलील का पर्दाफाश करती है। कहानी दिखाती है कि ये विकास आखिर है किसके लिए। क्या उस विकास का कोई मतलब है जिसमें इंसान अपनी इंसानियत और अपनी पहचान ही खो दे? सही बात है। क्या खैराती, रामू और छिद्दू उस बढ़े हुए उत्पादन का सुख भोग पाए? नहीं, अंत में उन्हें सिर्फ राजा दिखा, जिसका मतलब है कि उस विकास का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ सत्ता को मिला। ये कहानी हमें एक तरह से चेतावनी देती है कि विकास के नाम पर अपने अधिकारों का सौदा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो पहली कहानी में सत्ता ने लालच से कंट्रोल किया, दूसरी में डर और सेंसरशिप से। दोनों का मकसद एक ही था, सवाल करने की क्षमता को खत्म करना। हाँ, हमारी अगली कहानी 4 हाथ इसी नियंत्रण को एक आर्थिक नजरिए से दिखती है, जो शायद इन दोनों से भी ज्यादा असरदार है। हाँ, 4 हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण के सबसे क्रूर और सबसे आम तरीके को उजागर करती है। ये कहानी हमें बताती है कि सत्ता का तीसरा हथियार है आर्थिक लाचारी। कहानी एक मिल मालिक की है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर मजदूरों के 2 की जगह 4 हाथ होते तो उत्पादन और मुनाफा दोनों दोगुने हो जाते। इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए वो पहले बड़े बड़े वैज्ञानिकों को काम पर रखता है, लेकिन वे सब कहते हैं कि ये असंभव है। और जब विज्ञान उसकी मदद नहीं कर पाता तो वो अमानवीय तरीकों पर उतर आता है। यह दिखाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जब मुनाफा ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो इंसानियत, विज्ञान, तर्क सब पीछे छूट जाते हैं। वो मिल मालिक यहाँ उस पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। हाँ, जिसके लिए इंसान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का एक औजार है, एक टूल है। वो मजदूरों पर कटे हुए हाथ लगवाने की कोशिश करता है, जिससे मजदूर मर जाते हैं। फिर लकड़ी के हाथ लगवाता है, जो काम नहीं करते। फिर लोहे के हाथ लगवाता है, जिसके वजन से ही मजदूर मर जाते हैं। ये पढ़ते हुए बहुत बेचैनी होती है। हाँ,
ये दिखाता है कि मुनाफे की हवस में वो किस हद तक गिर सकता है। बिल्कुल। ये सारे प्रयोग उसकी क्रूरता तो दिखाते ही हैं, लेकिन कहानी का जो असली व्यंग्य है वो अंत में आता है। ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। हाँ उसे एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका सूझता है। हाँ, और वो तरीका इतना सरल है कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी। वो मजदूरों की तनख्वाह आधी कर देता है और दुगने मजदूरों को काम पर रख लेता है। और बस इस तरह उसे उतने ही पैसे में 4 हाथ मिल जाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये बताती है कि शोषण का सबसे बड़ा हथियार कोई वैज्ञानिक प्रयोग या शारीरिक क्रूरता नहीं, बल्कि मजदूर की आर्थिक लाचारी और बेबसी है। जब मजदूर के पास कोई विकल्प नहीं होता, जब उसे पता है कि अगर वो आधी तनख्वाह पर काम नहीं करेगा तो उसकी जगह काम करने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हैं, तो वो मजबूर हो जाता है। सही बात है। मिल मालिक मजदूरों की इसी लाचारी का फायदा उठाकर अपना 4 हाथ वाला सपना पूरा कर लेता है। ये तो मुझे आज की गिग इकोनॉमी की याद दिलाता है, जहां लोगों से कम पैसों में ज्यादा काम करवाने के लिए उन्हें पार्टनर या फ्रीलांसर जैसे आकर्षक नाम दिए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नाम बदल गया है, पर शोषण का जो मूल तरीका है वो तो शायद वही है। बिल्कुल वही है, लोगों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाना। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये बताती है कि सिस्टम को मजदूरों पर शारीरिक जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। आर्थिक ढांचा ही ऐसा बना दिया गया है कि मजदूर खुद ब खुद शोषित होने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अगर ये कहानी सीधे सीधे आर्थिक शोषण की है, तो हमारी आखिरी कहानी साझा इस शोषण को एक और परत देती है। ये दिखाती है कि कैसे शोषण को साझेदारी और आपसी सहमति के नकाब के पीछे छिपाया जाता है। हाँ, साझा ये सत्ता के चौथे और शायद सबसे धूर्त हथियार की बात करती है, धोखे भरी साझेदारी। इसमें ताकतवर पक्ष कमजोर को लूटता तो है, लेकिन उसे ये एहसास दिलाते हुए कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कहानी एक किसान की है जो पहले भी कई बार जानवरों के साथ खेती करके धोखा खा चुका है। इस बार एक हाथी उसके पास आता है और उसे गन्ने की खेती में साझेदारी का प्रस्ताव देता है, और हाथी उसे विश्वास दिलाता है कि उसके रहते कोई छोटा मोटा जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो उसकी रक्षा करेगा। यहाँ ये रक्षा करने का वादा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ताकतवर वर्ग हमेशा कमजोर वर्ग को सुरक्षा का झांसा देकर ही उनके मामलों में दखल देता है। हाथी यहाँ समाज के उसी ताकतवर, अमीर और प्रभावशाली वर्ग का प्रतीक है, जैसे उद्योगपति, जमींदार या बड़े नेता। और किसान? और किसान देश के आम, मेहनतकश लेकिन कमजोर वर्ग का प्रतीक है। तो किसान मान जाता है। वो दिन रात मेहनत करके गन्ने की फसल उगाता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो हाथी से कहता है कि चलो अब इसे आधा आधा बांट लेते हैं। इस पर हाथी नाराज होने का नाटक करता है और कहता है, ये आधा आधा क्या होता है, हम दोनों मालिक हैं, ये साझा खेत है, आओ मिल के खाते हैं। ये मिलकर खाने वाली भाषा और ये साझेदारी का तर्क, ये असल में शोषण को छुपाने का एक बहुत चालाक तरीका है, जिसे ताकतवर वर्ग अक्सर इस्तेमाल करता है। वो हमेशा राष्ट्र के विकास, सबका साथ, हम एक परिवार हैं जैसी बातें करते हैं, लेकिन असल मकसद कमजोर की मेहनत को हड़पना होता है। और फिर बंटवारा होता है जो देखने लायक है। हाथी एक गन्ना तोड़ता है, उसका एक सिरा अपनी सूंड में रखता है और दूसरा किसान के मुंह में। अच्छा। जैसे ही किसान गन्ने को चूसने की कोशिश करता है, हाथी जोर से गन्ना अपनी ओर खींचकर पूरा खा जाता है और फिर बड़े भोलेपन से कहता है, क्या कहता है? देखा, हमने मिलकर एक गन्ना खा लिया। और इसी तरह एक एक करके पूरी फसल साझे में खत्म हो जाती है। ये कहानी देश के आम किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति पर एक बहुत ही मार्मिक व्यंग्य है। ये दिखाती है कि इस देश में मेहनत करने वाले की कमाई को ताकतवर लोग साझे के नाम पर कैसे लूट लेते हैं। नियम और कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो दिखते तो निष्पक्ष है, लेकिन उनका फायदा हमेशा हाथी जैसे ताकतवर लोगों को ही मिलता है। किसान बेचारा सिर्फ देखता रह जाता है। तो इन चारों कहानियों को एक साथ देखने पर एक तस्वीर साफ होती है। असगर वजाहत हमें सत्ता के 4 हथियार दिखा रहे हैं। हाँ। शेर में झूठे वादों का प्रचार, पहचान में अधिकारों का दमन, 4 हाथ में आर्थिक शोषण और साझा में धोखे की साझेदारी। ये कहानियां हमें उन सिस्टम्स पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं जिन्हें हम अक्सर सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इन चारों कहानियों में एक बात समान है,
अंत में सत्ता और ताकतवर पक्ष हमेशा जीतता हुआ दिखता है। हाँ, ये तो है। जागरूक नागरिक पर हमला होता है, लोगों की पहचान छिन जाती है, मजदूर का शोषण होता है और किसान लुट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या असगर वजाहत सिर्फ समस्या दिखाकर हमें निराश कर रहे हैं? ये एक जरूरी सवाल है। क्या इन कहानियों में कोई उम्मीद है ही नहीं? मुझे लगता है कि उम्मीद है, लेकिन वो कहानी के अंदर नहीं, बल्कि कहानी के पाठक के अंदर है। मतलब? इन कहानियों के अंत में जो एक हताशा है, जो एक गुस्सा है, शायद समाधान की पहली चिंगारी वहीं छिपी है। जब किसान को या उस आम आदमी को ये एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो क्या वही एहसास बदलाव की पहली सीढ़ी नहीं बनता? अच्छा। ये कहानियां हमें वही एहसास कराने का काम करती हैं। वो हमें उस धोखे को पहचानने की नजर देती हैं। तो ये कहानियां एक तरह का आईना है जो हमें सिस्टम का असली चेहरा दिखाती हैं ताकि हम धोखा ना खाएं। ठीक कहा। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। इन कहानियों में व्यक्ति अकेला है, चाहे वो शेर का विरोध करने वाला आदमी हो या हाथी से ठगा गया किसान। वे अकेले पड़ जाते हैं और हार जाते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर खैराती, रामू और छिद्दू ने एक साथ आंखें खोलने का फैसला किया होता या सारे मजदूरों ने मिलकर आधी तनख्वाह का विरोध किया होता, तो कहानी का अंत क्या होता? बात तो सही है। जागरूक होने के बाद उसके संगठित होने में छुपा है। जी, हम सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सटीक उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, ये सत्र पूरी तरह से एक प्रश्नोत्तर के रूप में होगा। बिल्कुल, ताकि मुख्य अवधारणाएं स्पष्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मेरा पहला सवाल पहली कहानी शेर से है। इस लघु कथा में शेर किसका प्रतीक है और लेखक ने इसके माध्यम से किस व्यवस्था पर व्यंग किया है? देखिए, शेर यहाँ पर सत्ता का प्रतीक है। एक कह सकते हैं कि तानाशाही व्यवस्था और शोषणकारी तंत्र का। अच्छा। और व्यंग्य उसी व्यवस्था पर है जो आम जनता को रोजगार, विकास और स्वर्ग जैसे झूठे प्रलोभन देकर अपना शिकार बनाती है। तो मतलब जानवर डर से नहीं लालच से मुंह में जा रहे हैं? ठीक है। अब अगली कहानी पहचान पर आते हैं। इसमें राजा ने जनता को आंखें, कान और मुंह बंद रखने का आदेश क्यों दिया? इसका क्या कारण था? राजा ने यह आदेश इसलिए दिया ताकि वो जनता सत्ता के खिलाफ न तो कुछ देख सके, न सुन सके और न ही कुछ बोल सके। वो चाहता था कि लोग काम करते रहें। हाँ, वो चाहता था कि लोग बिना कोई प्रश्न किए केवल उत्पादन में लगे रहें। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये हुआ कि राज्य में उत्पादन तो बहुत बड़ा, लेकिन ये विकास असल में सिर्फ राजा के लिए था। जनता तो गूंगी, बहरी और अंधी होकर बस काम करती रही। उनकी अपनी पहचान का क्या हुआ? अंत में प्रजा की अपनी पहचान पूरी तरह समाप्त हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें एक दूसरे की जगह सिर्फ राजा ही दिखाई दिया। मतलब प्रजा का अस्तित्व शासक में ही विलीन हो गया। बिल्कुल। चलिए अब चार हाथ पर आते हैं। ये लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को किस प्रकार उजागर करती है? ये कहानी ये पूंजीवादी व्यवस्था के लालच और उसकी अमानवीयता को दर्शाती है। मिल मालिक अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए चाहता है कि मजदूरों के चार हाथ हों ताकि काम दोगुनी रफ्तार से हो सके। और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं? जी, जब वैज्ञानिक और क्रूर तरीकों से जैसे लोहे के हाथ लगवाने से मजदूर मर जाते हैं, तो मालिक एक नया ही तरीका खोजता है। और वो तरीका क्या था? वो मजदूरों की मजदूरी आधी करके उनकी संख्या दोगुनी कर देता है। अच्छा। तो ये इस बात पर एक गहरा व्यंग्य है कि पूंजीपति वर्ग मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि उत्पादन का एक पुर्जा मात्र समझता है। ठीक है। और अब अंतिम कहानी साझा। इस लघु कथा में हाथी और किसान किसके प्रतीक हैं? देखिए, हाथी यहाँ समाज के प्रभुत्वशाली, धनी और शोषणकारी वर्ग का प्रतीक है। और किसान? और किसान वो गरीब, मेहनती और शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो इस कहानी में हाथी ने किसान की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया? हाथी ने पहले तो किसान को डराया, फिर रखवाली का वादा करके उसे साझे में खेती करने के लिए राजी कर लिया। एक तरह का धोखा। हाँ, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो हाथी ने साझेदारी के आड़ में पूरी फसल खुद ही हड़प ली। तो ये दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग साझेदारी के नाम पर साझेदारी के नाम पर गरीबों की मेहनत पर कब्जा कर लेते हैं। तो इन उत्तरों में दो बातें मुझे सामान्य लग रही हैं, एक प्रतीकात्मकता और दूसरा व्यंग्य। बिल्कुल, यही इनका मूल है। तो हमें याद रखना है कि शेर सत्ता का, राजा निरंकुश शासक का और हाथी शोषक वर्ग का प्रतीक है।
जी। लेखक ने इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरा कटाक्ष किया है। तो अंत में एक विचारणीय प्रश्न, ये कहानियां तो दशकों पहले लिखी गई थीं, लेकिन क्या आज के समाज में सत्ता, पहचान और शोषण के ये रूप किसी नए अंदाज में हमारे आसपास मौजूद नहीं है?